हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर बहुत ही इजी है और दो ही प्रश्नावली हैं, 1.2, 1.1 और 1.2। ठीक, देखो दोनों ही प्रश्नावली आसान है और दोनों ही प्रश्नावली से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो प्रश्नावली तो इजी है, लेकिन हम इससे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, हमें क्या क्या बेसिक समझना है। ठीक, तो बेसिक में क्या आ जाता है, जैसे कि ये चीज़ें तो आपने 9th में ही पढ़ रखी हैं, देखो फिर भी आप समझ लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अंक हम सभी लोग जानते हैं कितने अंक होते हैं, 9 10 अंक होते हैं कुल। जीरो, ये सारे अंक हैं। जब हम इसको अलग अलग लिखें तो वो क्या कहलाएंगे, अंक कहलाएंगे। कुल कितने अंक होते हैं, 10। कोई पूछे तो कुल कितने अंक होते हैं, 10। इन्हीं अंकों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो उसको हम संख्या बोलते हैं। जैसे हमने लिखा 5 3 2, इसको हमने एक साथ लिख दिया तो इसको हम बोलेंगे संख्या। ऐसे ही 78 ये भी एक संख्या हो गई, 999 ये भी एक संख्या हो गई, 54 ये भी एक संख्या है। ठीक, और 67 ये भी एक संख्या है। यानी अंक अलग अलग होते हैं, संख्या अंकों को मिला के जो हम लिखते हैं वो संख्या कहलाती है। ठीक, अब संख्याएं भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। संख्या कितने प्रकार की, दो प्रकार की, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को आप क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 या 4 में पढ़ोगे। ठीक, काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जो अंडर रूट के अंदर -1 लिखा हो, इसको हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक, ये क्लास 11th का है, 11th में पढ़ोगे आप आगे। जैसे ये लिखा है ए आयोटा प्लस बी। ठीक, इस तरीके की संख्या को हम बोलते हैं वह काल्पनिक संख्या है, और इसको आई से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक, और यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, इनको आर से डिनोट करते हैं, इसको रियल नंबर बोलते हैं। अब ये सारी रियल के अंतर्गत आएंगे प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, परमेय, अपरमेय। ये सारी किसके अंदर आएंगी, वास्तविक संख्याओं के अंदर। ठीक, एक सर्किल में आप सारी लिख सकते हो। ठीक, ये रियल को डिनोट कर देगा पूरा। रियल के अंदर सारी हो जाएंगी, नेचुरल, होल नंबर, ठीक, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो भी जितने हैं। ठीक, ऑड, सम, विषम, और ये भी सब आपको आता ही है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही चलती जाती हैं। जो 1 से शुरू हो वो प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है। 0 1 2 3 4 5, ये भी ऐसे ही चलती चली जाएंगे। ठीक, और ये तो आपको मालूम ही होगा, प्राकृतिक संख्या को आप किससे डिनोट करते हो, एन से। पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, होल नंबर। पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें तीनों शामिल हो जाएं। ठीक, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। और इधर वाले भी जितने माइनस, और उधर वाले भी माइनस और प्लस और 0 भी, ये सारे हमारे कहलाते हैं पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक इधर वाले और ऋणात्मक पूर्णांक इधर वाले, ये माइनस वाले। ठीक, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, 2 से विभाजित हो जाएं, जैसे कि 8 16 24 4 6 10। ठीक, ये सारी क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पे 3 लिख देते तो 3 2 से विभाजित नहीं होती। ठीक, तो 3 जो है आपका इसमें आ जाएगा। जो 2 से विभाज्य ना हो वो भी सम संख्या है, जैसे 17 और ले लो 15, ये क्या 2 से विभाजित होंगी, एक भी नहीं होगी। 9 भी 2 से विभाजित नहीं होगी, 7 भी 2 से विभाजित नहीं होगी, और 3 ये भी विषम संख्या है। ठीक, तो जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम, जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम। फिर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनसे केवल खुद संख्या डिवाइड हो और एक ही डिवाइड कर सके।
जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2, 2 जो है वो 1 से कट सकता है और खुद के नंबर से कट सकता है। ठीक, जो संख्या 1 से और उस खुद से कट सके वही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 7 के बाद हो जाएगा 11। 11 यहाँ पे आप बोलोगे सर 9 भी तो ले सकते हो। 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 हमारी 3 से कट जाती है। ठीक, जो खुद से कटे और 1 से कटे, 1 से तो सारे ही नंबर कटते हैं। ठीक, 11 के बाद क्या आ जाएगी 17, 13 ले लो फिर 17 ले लो। ठीक, ऐसे ही चलती चली जाएंगी। ये भी अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं वो हैं जो मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएंगी। 3 से भी डिवाइड हो जाएंगी, 9 से भी। जैसे हमने यहाँ पे अगर 15 लिख दें तो ये 3 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है। ठीक, लिख दिया 16, 2 से भी विभाजित है, 4 से भी डिवाइड है और 8 से भी विभाजित है। 20, 25, 28, ये सारी कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक, परमेय संख्याएं आप अच्छे से जानते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल 0। ठीक, जैसे 5/2। ठीक, 4/7, माइनस में भी ले सकते हो 5/8। तो ये कैसी संख्या कहलाएंगी? परमेय संख्या। ठीक, 17/13, ये सारी हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो रूट के अंदर लिखी हूँ, जैसे यहाँ पे हो गया √2, √3। ठीक, जिनका आप पूर्ण वर्ग ना निकाल सको। जैसे अगर आप यहाँ पे हम लिख दें √9, इसका तो पूर्ण वर्ग होता है 3, तो 3 को बट्टे में 1 तो लिख ही सकते हैं। ये परिमेय बन गई, तो ये अपरिमेय नहीं होगी। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। ठीक, √5, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक, 2 + √5, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सारी आपको संख्याएं के बारे में इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, जितनी भी संख्याएं, ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती हैं ये सारे। अब समझते हैं अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अभाज्य का मतलब होता है जिसे और ना विभाजित किया जा सके। जैसे कोई आप अगर एक पत्थर ले लो, जिसको आप तोड़ोगे तो कहाँ तक तोड़ सकते हो? जब तक वो छोटे छोटे टुकड़े ना हो जाएं। ठीक, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे फिर इनको भी तो और तोड़ सकते हो। मतलब बिल्कुल क्या बन जाएगा? चूना ऐसा बन जाएगा। ठीक, मतलब जहाँ तक ना तोड़ सको वही क्या कहलाएगा? अभाज्य। जैसे यहाँ समझ लो यहाँ से नहीं टूटेगा, जो छोटा कण होगा उससे आगे नहीं टूटेगा। ठीक, ऐसे ही संख्याओं में पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या है। यानी जैसे यहाँ पे लिखा है 6, इसका हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य मतलब इसको किस किस में तोड़ सकते हो? यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 × 6। ठीक, और 1 तो हर एक नंबर के साथ लिख सकते हो, लेकिन इसको हम 2 × 3 भी लिख सकते हैं। ठीक, 2 × 3, ये इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही हम 20 के आपसे पूछें अभाज्य गुणनखंड, तो कई लोग ये बोलेंगे सर 4 पंजे 20 होता है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। नहीं, इसको भी तो तोड़ सकते हो, 2 × 2। अब ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। एक तो हर एक में आएगा, वो हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक, ऐसे ही 36 के अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो क्या करोगे? आप बोलोगे सर 4 का 9 गुना होता है 36। ठीक, तो इसको भी तोड़ सकते हो, इसको भी तोड़ सकते हो। इसको लिख सकते हो 2 × 2 और इसको भी तोड़ सकते हो 3 × 3। तो ये होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, ना कि ये। ठीक, इसके जहाँ इसके आगे और ना तोड़ा जा सके गुणा के रूप में, वही कहलाते हैं गुणनखंड। और गुणा के रूप में तोड़ना है। अगर हम आपसे ये
पूछ देते योग खंड के रूप में तोड़ो, योग खंड, तो इसके कई सारे बन जाते। जैसे 6 के योग खंड क्या होगा, 1 और 5 ले लो तो 6 हो जाएंगे, फिर 2 और 4 ले लो तो 6 हो जाएंगे, और 3 और 3 ले लो। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे, ऐसे इसके हो सकते हैं। फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, 4 + 2 ले लो तो ये योग खंड कहलाएंगे। ऐसे गुणन खंड पूछा था तो ये होते हैं गुणन खंड। ठीक, आप इसके बताओ, इसके गुणनखंड क्या होंगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे, तो इसको लिख सकते हो क्या, 9 × 2। ठीक, और 9 को भी तोड़ सकते हो 3 × 3 में ×2, तो ये इसके हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 18 के। ठीक, इसका यूज अभी आगे हम करेंगे, प्रश्नावली के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें। अब देखो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, कॉमन भी बोलते हैं इसको। ठीक, जैसे 6 और 20 इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड तो निकालने ही है। पहले अभाज्य निकालो फिर उभयनिष्ठ निकालो। जैसे 6 के गुणनखंड क्या लिखवाए थे अभी, 2 × 3, और 20 के गुणनखंड आपने लिखा था 4 × 5, 4 × 5 = 20। फिर 4 को भी हमने तोड़ा था, कितना, 2 दूनी 4 और 5 × 20। अब उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो ये इसका इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2। ठीक, ऐसे ही हम आपसे पूछ दें 12 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, तो पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो पहले अभाज्य गुणनखंड क्या करोगे, इसको लिख सकते हो 4 × 3, फिर 4 को भी तोड़ सकते हो 2 × 2 × 3, और आगे टूटेगा नहीं टूटेगा। इसको तोड़ो 5 × 3, और तोड़ सकते हो नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, यहाँ से और यहाँ से 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। इन दोनों का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3। ठीक, ऐसे ही अगर आपको निकालना होता 15 और 18, इसके बताओ अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले आप इसके करते 3 × 5। ठीक, और फिर इसके करते 18 के। 18 का क्या लिख सकते हो, 2 × 9, फिर 9 को भी तोड़ सकते हो 3 × 3, और यहाँ पे 3 × 5। अब इन दोनों में ऐसा नंबर देखो जो दोनों में हो, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, तो इन दोनों का 15 और 18 का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3। ठीक, अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक, अब आ जाओ HCF और LCM पे। ठीक, ये तो आपने छोटे ही क्लास में पढ़े होंगे, HCF कैसे निकाला जाता है और LCM कैसे निकाला जाता है। ठीक, लेकिन हमारी NCERT में कुछ जो तरीका दे रखा है, हमें क्वेश्चन उसी से लगाना होगा। देखो HCF का मतलब होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ये तो हमने यहाँ तक तो आपको समझा ही दिया, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड समझाया अभी, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। ठीक, और इतना और समझ लो, सबसे छोटी घात का गुणनफल। HCF होता क्या है, जैसे हमें 6 और 20 का HCF निकालना हो, 6 और 20 का हमें HCF निकालना हो, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 3, और इसको क्या लिख सकते हो, क्योंकि 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 की पावर 2 × 5, और इसके गुणनखंड 2 की पावर 1 × 3। ठीक, तो इन दोनों में कॉमन क्या था, आप बोलोगे सर 2 कॉमन था। कॉमन क्या था, 2 कॉमन था, 2 दोनों में था। और सबसे छोटी घात कौन सी थी, उभयनिष्ठ अभाज्य। यहाँ पे 2 की पावर 2 थी, यहाँ पे 2 की पावर 1, तो छोटी पावर वही हमारा कहलाता है क्या, HCF।
ठीक, अगर हमें 6 और 20 का HCF निकालना होता तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2। ठीक, अब जैसे आप निकालो किसका, 12 और 10 का HCF निकाल के दिखाओ। सबसे पहले आप इसके गुणनखंड करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे, यानी ऐसे लिख सकते हो 4 गुणे 3, फिर 4 को भी तोड़ सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 10 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 2, इसको और तो तोड़ नहीं सकते। अब दोनों में कॉमन क्या है, इस पूरे को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 3, और इसको 2 की पावर 1 गुणे 5। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, आप बोलोगे सर दोनों में है। ठीक, पहले उभयनिष्ठ उभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2, फिर उसकी छोटी पावर देखनी है कॉमन में। ये तो बड़ी है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1, इन दोनों का HCF अगर निकालना होता, 12 और 10 का HCF कितना हो जाएगा, 2। ठीक, ऐसे ही LCM में हम बड़ी घात लेते हैं और बाकी जो बची संख्या है वो भी ले सकते हैं। LCM में जो होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात और बाकी संख्याओं का भी गुणनफल। कैसे, देखो यही ले लो 12 और 15। अब 12 के अभी हमने फैक्टर क्या किए थे, गुणनखंड 4 गुणे 3, और 4 को भी हमने तोड़ा था 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 को क्या लिखा था, 5 गुणे 3। अब इसके ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गए, इन दोनों में कॉमन क्या था यहाँ पे, 3। ठीक, और इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुणे 3, दोनों में कॉमन था तो 3 की पावर 1। ठीक, ये दोनों में कॉमन था, तो दोनों में कॉमन था उसकी बड़ी पावर लेनी, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पे 3 कॉमन था। ठीक, तो 3 कॉमन था, 3 की पावर 1 ही हो जाएगी, और इन दोनों को भी गुणा करना है, 2 गुणे 2 दूनी 4। ठीक, तो 2 की पावर 2 4, और 4 3 12, और बाकी संख्याओं का भी गुणनफल, तो यहाँ पे 5 रह गया, ये भी आ जाएगा। ठीक, तो 4 3 12 पंचे 60, इसका LCM हो जाएगा। अब यही हम ऐसे निकालते तो भी निकाल सकते थे, 12 और 15 का जो हमने छोटे क्लासों में पढ़ा है, ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, और 15 तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे एज इट इज 2 से 3 बार 15 एज इट इज, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 5 से। ठीक, तो इन सब को गुणा करोगे तो भी तो 60 ही मिलना है। यहाँ पे 2 बार आया तो इसको इसी को हमने लिखा 2 की पावर 2, 3 एक बार आया तो 3 की पावर 1, और 5, इन सब को हमने गुणा किया तो कितना आया, 60। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसका LCM बताओ कितना होगा, 24 और 18, इसका LCM निकाल के दिखाओ इस विधि से। ठीक, तो सबसे पहले आप इसके गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड। 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, आप लिख सकते हो इसको 6 गुणे 4। ठीक, 6 चौक 24 होता है, और 6 को भी तो तोड़ सकते हो, 2 गुणे 3, और 4 को भी तोड़ सकते हो, 2 गुणे 2। ठीक, अब इसके अभाज्य गुणनखंड करो, इसके बोलोगे आप सर इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2, हमने बोला सर इसको भी तो तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 2। अब दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे इधर वाले में 2 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 और गुणे 3, और यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 बार है, 2 कितनी बार है, 1 बार है, और 3 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक, अब उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में था क्या, हमें क्या लेनी थी, बड़ी घात, सबसे उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो बड़ी घात क्या है यहाँ पे,
3 की पावर 2 दोनों में है, यहाँ पे 3 की पावर 1 और 2 की पावर 3। ठीक, देखो 2 और 3 दोनों में ही कॉमन है, लेकिन हमें बड़ी पावर लेनी है। यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ से 3 की पावर 2। ठीक, तो 2 की पावर 3 होता कितना है 8 और 3 की पावर 2, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 72। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते थे 24 और 15, तो भी कितना आएगा 72। 24 और 18। ठीक, किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा 12 और 9, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से, फिर 3 से। ठीक, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, वही तुमने लिखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब इसी में एक चीज़ और देखो, देखो क्या देखोगे, जैसे 12 और 15 का हमने एलसीएम निकाला था, कितना निकाला था हमने एलसीएम निकाला था, कहाँ पे निकाला, ये निकाला कितना 12 और 15 का एलसीएम कहाँ पे निकाला था 60। ठीक, इसका ही अगर हम आपसे एचसीएफ पूछे तो कैसे निकालोगे। एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो सबसे छोटी घात, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 3। सबसे छोटी घात दोनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 3 और एलसीएम, ये एलसीएम हो गया, एलसीएम 60 और एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ कितना हो जाता 3। ठीक, एचसीएफ में छोटी घात और एलसीएम में बड़ी घात तो लेनी ही है, और बाकी जो बची संख्या है उनका भी गुणनफल लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, तो लिख लेना, अंडरलाइन भी कर लेना, एचसीएफ में हमारी क्या होती है छोटी घात, और इसमें बड़ी घात तो लेनी ही होती है, और बाकी संख्याओं का गुणनफल भी लेना होता है, बाकी संख्याओं का गुणनफल। ठीक, अब एक चीज़ और समझो, जिससे तो इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, एक ना एक तो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और जो हम समझाने जा रहे हैं उससे तो 100% ही एक क्वेश्चन आना है। इसका हमने एलसीएम जैसे 12 और 15 इन्हीं को ले लो, 12 और 15, हमने इनका एलसीएम क्या निकाला था, एलसीएम आप बोलोगे सर आपने निकाला था एलसीएम कितना 60, और एचसीएफ कितना निकाला था एचसीएफ 3। ठीक, अगर हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करें, किनका 12 और 15 का, तो 12 पंचे 60 की 0 6 हासिल, 12 कम 12 और 6 18, तो हो जाएगा कितना 180, और इन दोनों को गुणनफल करें तो कितना हो जाएगा 6 × 18 180। यानी यहाँ से हमें क्या पता चला कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, जैसे 12 और 15 थी, दो संख्याएं 12 और 15 थी, उनका एचसीएफ हमने निकाला और एलसीएम में निकाला, उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो ये रिजल्ट है, और इस पे क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक, बहुत पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, तो रिज़ल्ट आप लिख लोगे क्या, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हो जाएगा। ठीक, होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में वही दिया है उदाहरण, उसको हम करते हैं। पहला ये दे रखा है उदाहरण नंबर 3, और ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि भी देखेंगे और जो तरीका भी हमने बताया है दो संख्याओं का गुणनफल, ये भी तरीका लग जाएगा। ठीक, तो किसका किसका था, 96 का था और 404। तो 96 को
96 के क्या करोगे, पहले फैक्टर करोगे, गुणन मतलब इसको तोड़ोगे। किस फॉर्म में तोड़ सकते हो, 12 अट्ठे कितने होते हैं, 96। ठीक, 12 को भी तोड़ सकते हो कितना, 4 गुणे 3, और 4 को भी तोड़ सकते हो कितना, 4 दूनी 8, तोड़ सकते हो बिल्कुल। फिर बोलोगे सर इसको भी तो तोड़ सकते थे, किसको, 4 को, तो 4 को तोड़ सकते हो 2 गुणे 2 और गुणे 3। फिर इस 4 को भी तोड़ सकते हो 2 गुणे 2 और ये वाला। ठीक, यानी 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5 गुणे 3। और इसको भी तोड़ो, इसको कैसे तोड़ोगे, ये आपको दिख रहा होगा 4 गुणे 101। अगर 101 का गुणा 4 में करोगे तो यही तो आ जाएगा 404। इसको आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। इसको तोड़ सकते हो 2 गुणे 2 2 गुणे 2 और गुणे 101, और इसको लिख सकते हो क्या, 2 की पावर 2 गुणे 101। अब हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करने थे। तो HCF क्या होता है, पहले कह रहा था HCF ज्ञात कीजिए, ठीक, तथा इसका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो HCF हमने बताया था दोनों में छोटी पावर की घात। तो छोटी पावर कौन सी है, पहले तो कॉमन देखो, 2 दोनों में कॉमन है, और पावर छोटी किसकी है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4। इसका क्या हो जाएगा, HCF। अब हमने HCF निकाल लिया है, तो हमें मालूम है कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 96 और 404 का हमने क्या निकाल लिया, HCF कितना निकाला है, HCF कितना निकाला है, 4, और गुणे LCM, हमें LCM भी तो निकालना है। तो हमें मालूम है 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के बराबर होता है। यहाँ पे गुणा लगा लो, ठीक, लिख दो कि चूँकि हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो LCM को तो यहीं रहने दो, ये ले आओ कहाँ पे, डिवाइड में, तो 96 गुणे 404 और बटे में ये आ जाएंगे 4 और बराबर LCM। ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4। ठीक, अब इन दोनों को जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 96। ठीक, यही आपका क्या हो गया, LCM। ठीक, यानी 2 संख्याओं का हमने पहले HCF निकाल लिया। HCF हमारे आसान था, और इतना लंबा चौड़ा गुणा कौन करता है, तो हमें फॉर्मूला मालूम था 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF LCM के बराबर होता है। ठीक, तो LCM हमने निकाल लिया। तो अब कुछ क्वेश्चन हम इसी पे और करते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये पूछा गया था, कह रहा है यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा क्या होगा। ठीक, अच्छा, लासा मासा हमने आपको बताया नहीं बताया, इसको हिंदी में बोलते हैं LCM को क्या, लासा। LCM को हिंदी में बोलते हैं लासा, और HCF को बोलते हैं हिंदी में क्या, मासा, मासा। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब हमसे 2 संख्याओं का ये क्वेश्चन पेपर का है, कह रहा है यदि 26 और 156 का लासा कितना दे रखा है, 156। इसको ऐसे लिखोगे 26 और 156, इसका LCM दे रखा है कितना, 156। LCM ही तो दे रखा है 156। ठीक, और हमसे HCF पूछा गया है, क्या पूछा गया है, HCF। ठीक, तो हमें मालूम है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर होता है। ठीक, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये क्या था, LCM दे रखा था, तो LCM गुणे HCF, और हमें HCF ज्ञात करना था यानी मासा। तो LCM कितना दे रखा था, 156,
156 गुणे HCF मासा, ठीक। और इधर क्या था 56 गुणे 126 गुणे 156, तो ये कहाँ पे आएगा डिवाइड में। तो 156 अगर डिवाइड में ले आओगे तो यहाँ पे HCF ही तो बचेगा, तो 156 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी HCF कितना आ जाएगा 26, ठीक। और यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन भी दे रखे थे, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा इसमें 26, ठीक। अगर जिसको ये मेथड नहीं समझ में आ रहा वो लॉन्ग से भी कर सकते हो, हालांकि आपको तो सिर्फ गोला भरना होता है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये भी पूछा गया है, कह रहा है HCF 35 और 49 बराबर 7, तो LCM 35 और 49 होगा, ठीक। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। HCF दे रखा है, HCF किसका 35 और 49 का, कह रहा 35 और 49 का HCF कितना है 7, तो हमसे LCM पूछा गया, इसका LCM क्या होगा, LCM ऑफ 35 49, ठीक। यही तो पूछा गया है। HCF ये दे रखा है, कह रहा है HCF बराबर इतना 7, तो LCM क्या होगा। तो अभी हमने बताया आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF गुणे LCM के बराबर होता है, तो 35 गुणे 49 बराबर HCF गुणे LCM। तो HCF कितना दे रखा है 7, और LCM तो हमें ज्ञात ही करना है, बराबर 35 गुणे 49। 7 से काटोगे कितने बार 7 बार, ठीक। 7 सत्ते 49, तो LCM कितना आ जाएगा, गुणा कर लो, 7 पंजे 35 की 5, 3 हासिल, 7 3 21, 22 23 24, 245 था कहीं पे, आप बोलोगे हाँ सर था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा HCF और LCM से, और जो रिज़ल्ट आपको बताया था वो ध्यान रखना है।